मेरे लेक्चर के एक टाइम है, मेरा लेक्चर अब मैंने फिक्स कर दिया है 7 PM। लेक्चर का टाइमिंग क्या होगा, हमेशा 7 PM पे होगा, और कोई टाइम नहीं होगा। क्योंकि ऐसे कभी भी वीडियो अपलोड हो जाती थी, सुबह आ जाए, कभी दोपहर में आ जाए, कभी शाम को आ जाए, कभी रात में आ जाए, कुछ टाइम ही नहीं है वीडियो आने का। तो मैंने सोचा कि एक टाइम रखना चाहिए, तो मैंने एक टाइम रखा है वीडियो आने का। कब? शाम को 7 बजे। तो हमेशा वीडियो मिलेगी, तो मिलेगी शाम को 7 बजे मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी दूसरे टाइम पे। केमिस्ट्री क्लास 12th की, क्लास 11th में शुरू होगा तो उसका अलग टाइम सोचा जाएगा। अब कहाँ शुरू होगा, इसी में हमारी हवा टाइट रहती है। तो 7 PM पे वीडियो हमेशा मिलेगी आपको, मिलनी होगी तो। नहीं आई तो वीडियो समझ जाना, सर को कोई प्रॉब्लम हो, सर कहीं बिजी हैं, सर को कोई काम है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। ऐसे तो नहीं मैं ऐसा करूँगा, ठीक है। हो सकता है मार कर इंक ना रहे, पैसे ना रहे जेब में, तो इंक लाने वर्क, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। देखते होगे ना, यही शर्ट पहने रहते हमेशा, शर्ट भी नहीं मेरे पास ज़्यादा, 2-3 ही शर्ट हैं, उन्हें पहन पहन के बनाते रहते, क्या करें। अब चल रहा जैसे चल रहा। शौक था कि यूट्यूब पे आए, पढ़ाएं, शायद हमसे भी लाखों बच्चे पढ़ें। अब नहीं बच्चे पढ़ रहे, हमसे लाखों एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो अब हम क्या करें। अब हो सकता है हम इतना बोगर पढ़ाते हो, मेरे को नहीं पता क्या रीजन है, पर शौक है हमारा, तो हम कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये हमारा शौक है बस। पहले से सोचते थे, स्कूल में जाते थे, बच्चों से बताते कि हमारा मन है यूट्यूब पे पढ़ाने का। क्लास में तो 20-25 बच्चे पढ़ा पाते हैं, यूट्यूब में पढ़ेंगे तो बहुत बच्चे जुड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, बहुत जगह हमारा नाम बनेगा, ऐसा सोचते थे। तो हमने शुरू कर दिया था यूट्यूब पे पढ़ाना, यही सब सोच के। क्या पता था ये दिन आएंगे। चलो ठीक, छोड़ो, जो है ठीक है। तो बात करते हैं अभिक्रिया की आणविकता की। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? आणविकता, इसका पूरी कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, फिर इनका दोनों को ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का कंपेयर भी करेंगे। ठीक है, आणविकता और अभिक्रिया के कोड, अभिक्रिया की आणविकता में दोनों में अंतर भी समझेंगे। ठीक है, पहली बात तो अभिक्रिया के आणविकता होती क्या है। जैसे कि अभिक्रिया की कोट होते थे, एक्सपेरिमेंट से आते थे। वेग समीकरण द्वारा क्या होता था कि कांस्टेंट होता था एक, और रिएजेंट का कंसंट्रेशन होती थी, उसकी पावर n होती थी। n क्या होती थी? कोट होती थी, ऑर्डर होता था रिएक्शन का। ये n की वैल्यू कैसे आती थी? एक्सपेरिमेंट से आती थी। क्लियर है? अभिक्रिया को देख के अभिक्रिया की कोट ही नहीं बताई जा सकती, रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर नहीं बता सकते कैसे ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर है? लेकिन आणविकता में ऐसा, इसमें आणविकता में ऐसा नहीं है। अब आणविकता में अभिक्रिया को देख कर ही हम अभिक्रिया की आणविकता बता सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? मतलब कि ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू होगी। क्लियर है? तो ये सबसे बड़ा अंतर हो गया कि इसको ऐसे नहीं बताया जा सकता, आणविकता को ऐसे बताया जा सकता है। देखो, आणविकता के आधार पर जो रिएक्शन होती है 3 टाइप की होती है, 3 तरह। एक होती है एक आणुक, एकक अणुक या एक अणुक अभिक्रिया, एक होती है द्वि अणुक अभिक्रिया, एक होती है त्रि अणुक अभिक्रिया। मोनोमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर और ट्राईमॉलिक्यूलर। ये तो बच्चों वाली इंग्लिश है, तो सब जानते हैं। मोनो मतलब एक, बाई होता है बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, है ना। एक मतलब एक, या फिर एकक भी लिखा रहता है बुक में, एकक अणुक अभिक्रिया। ठीक है, 3 तरह की होती है। जिस अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है, जिस अभिक्रिया सिर्फ एक अणु द्वारा अभिक्रिया पूरी होती है, तो वो एक अणुक मोनोमॉलिक्यूलर अभिक्रियाएं होंगी, रिएक्शंस होंगी। बाईमॉलिक्यूलर अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? द्वि अणुक वाली, जिसमें 2 भाग लेंगे, जिनमें 3 अणु भाग लेंगे, 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन होने की 3 होंगी। अब 3 से ज़्यादा सर 4 क्यों नहीं? 4 मॉलिक्यूल नहीं भाग ले सकते? 4, 5, 6, 7 नहीं ले सकते रिएक्शन में? तो कभी कभी बैलेंस करते तो 6 लगाना पड़ता है, कभी कभी 3 लगाना पड़ता है। तो अगर बैलेंस एक रीजन में ऐसे बैलेंस किया, 3 से एक रीजन में बैलेंस, मान लो ए 3 ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, बी कितना ले रहे हैं प्यारे? बी ले रहे हैं 6, तो अभिक्रिया हो पा रही बैलेंस करने में। अब यहाँ पे तो बी के मॉलिक्यूल कितने आ गए? 6, ए के मॉलिक्यूल कितने आ गए? 3 आ गए। इसमें तो सर कितने मॉलिक्यूल हो गए? 9 मॉलिक्यूल हो गए ना, 9 अभिकारक अणु हो गए। अब 9 अभिकारक अणु हो गए तो क्या मतलब? इनमें किसी में नहीं रखेंगे फिर,
ना एक अणुक वाली है, ना तो दो अणुक वाली है, ना तो तीन अणुक वाली है, तो फिर क्या गड़बड़ हो गया फिर। हाँ, तो अभिक्रिया की आणविकता बोलती है सिर्फ तीन तरह की, इसके आधार पर सिर्फ तीन तरह की हो जाती। इतनी बात समझ में आई। क्यों नहीं है चार तरह, और चार पांच तरह की क्यों नहीं होती, इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल वाली क्यों होती हैं? तो देखिए, इसको समझाती है कॉलिजन थ्योरी। कॉलिजन थ्योरी कहाँ पे हो सकता है, तुमने 11 में पढ़ी हो, क्योंकि 11 में भी थी ये। ठीक है, अब देखो कोई कॉन्सेप्ट मिलता तो कुछ ना कुछ उसमें 11 वाला यूज रहता है तुरंत। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, कुछ भी नया कोई थ्योरी आती है तो उसमें कुछ ना कुछ 11 वाला जोड़ घुसा पड़ा रहता है ना, तो 11 वाला बड़ा काम का होता है। तो कॉलिजन थ्योरी क्या बोलती है, इसको बोलते हैं संघट्ट सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट सिद्धांत क्या बोलता है, एक ही मॉलिक्यूल हो, या तो उसके 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 डिकम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन से कोई अभिक्रिया हो जाए, कोई पदार्थ, कोई नया मैटर बन जाए, ठीक है, तो ये अभिक्रिया हो सकती है। या फिर दो अभिकारक हों, दो रिएजेंट हो। देखो ये दो रिएजेंट आपस में मिलेंगे तभी ना रिएक्शन होगा, तभी ना प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? मतलब ये कहीं और से आएगा, ये कहीं और से, इकट्ठे थोड़ी ना दोनों रहेंगे। हो सकता है इसमें भी हो तो इसमें तो ये डालोगे ये डालोगे, उनके मॉलिक्यूल आपस में मिलने चाहिए, दूरी है तो उनके मॉलिक्यूल के बीच, तब प्रोडक्ट थोड़ी ना बन जाएगा। ये आपस के पास आएंगे तभी ना रिएक्ट करेंगे, तभी उनके बांड टूटे के दूसरी बांड बनेगी, तभी ना जुड़ेंगे, तभी ना प्रोडक्ट बनेगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो इनके पास अब एक ही टाइम पे पता लगा ये भाई इस जगह पे आके ये प्रोडक्ट यहाँ पे आया, आ गया, ये वाला आके यहाँ चला गया, नहीं यहीं रुक गया, नहीं बगल में आके थोड़ा पासे में आके रुक गया, टच ना किया है, तो का रिएक्शन हो गया, ही प्रोडक्ट बन गया? नहीं बना। जब तक ये दोनों का कांटेक्ट होगा नहीं, कोलाइड होंगे, संघट्ट होगा नहीं, कोई संगठन मतलब एक तरह का टक्कर, कॉलिजन होना ना, एक तरह का टक्कर होना। कॉलिजन थ्योरी यही बोलती है अभिकारक और आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, टक्कर करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। बात समझ आई? बात अभिकारक आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, टक्कर के बाद वो प्रोडक्ट देते हैं। क्लियर है? और ये एक शब्द इस्तेमाल करता है, एक ही स्थान पे, एक ही टाइम पे, एक ही समय पे प्रोडक्ट रिएजेंट जो होते हैं टकराने चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में? क्लियर है? एक स्थान पे, एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, समय टाइम वही चीज है, एक ही स्थान पे एक ही टाइम पे दोनों प्रोडक्ट क्या हो, टकराएं। तो सोचो एक प्रोडक्ट है एक स्थान पर, तो ये तो अकेला ही है, अकेले से होनी है, इसको तो फुल संभावना है रिएक्शन प्रोडक्ट देने की, इसको तो फुल संभावना है, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी बन रही है कि प्रोडक्ट दे देगा, तो ये तो आराम से हो जाती है। अब दो के होने की संभावना थोड़ी कम हो गई, दो की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो गई, एक ही टाइम पे एक ही जगह पे जाके मिलना और फिर प्रोडक्ट बनाना। बात समझ में आई? अब एग्जांपल देख के समझाएंगे तुम हंसोगे, छोड़ो। अब मान लो तीन रिएजेंट होते, तब ये तीनों आके, अब मान लो ये दोनों टकराएंगे तो फिर तो नहीं बनेगा जो बनना चाहिए। ये तीनों टकराए, एक साथ टकराए, एक ही जगह पे आके टकराए। क्लियर है? ये कहीं और भटक रहा है, ये कहीं और भटक रहा है, मान लो ये दोनों आके मिल गए, ये नहीं मिला आके, तो भी रिएक्शन नहीं होने वाली। बात समझ में आ रही? तो तीनों आए एक साथ आए, तो यहां पे फिर संभावना क्या हो गई, कम हो गई। तीन आए तो फिर संभावना कम हो गई, एक था तो संभावना ज्यादा थी, दो आए तो संभावना और कम हुई, तीन रिएजेंट आ गए, संभावना और कम हो गई। एग्जाम्पल वही, हम चले अपने दोस्त को फोन किए, भैया ट्रेन इतने बजे की है, वहां पे इस स्टेशन पे मिलेगी, भैया आ जाओ, उस जगह पे मिलेंगे हम दोनों। अब जरूरी है, हो सकता है दोस्त पहले पहुंचे या बाद में पहुंचे, हमने उसको टाइम दिया 10:10 पे आना, भैया 10:10 पे आना। अकेले हैं तो हमारी संभावना ज्यादा है 10:10 पे पहुंचने की। अगर दो लोग हैं तो दोनों लोग की एक ही टाइम पे एक ही जगह पे आने की संभावना कम हो जाएगी, और तीन लोग हैं तो तीनों लोगों की और कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? वही हाल यहाँ पे, वही बोलती कॉलिजन थ्योरी। तो हो सकता है दोस्त 2-4 मिनट लेट आए, या फिर पहले आ जाए, हम लेट पहुंचे, या फिर वो 10:05 पे आ गया था, हम 10:10 पे पहुंचे, टाइम पे पहुंचे, तभी ना उसका जल्दी आने का मतलब हुआ।
जब हम पहुंचेंगे तभी ना हमसे टकराएगा, तभी ना मिलेगा, तभी ना बात बनेगी। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो ये चीज़ होती, मतलब जैसे 3 मटेरियल मिलाएंगे हम, तीनों मटेरियल एक साथ एक ही टाइम पे मिल गए तब तो प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं तो नहीं। और 4-4 का तो बहुत केस ही नहीं बनता, ये बोलता है 4-4 का बनता ही नहीं। क्लियर। इसलिए अभिक्रिया के आणविकता के आधार पर रिएक्शन कितनी तरह की होती है? 3 टाइप की होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आता? इसीलिए तो अभिक्रिया की आणविकता होती क्या है, डिफिनीशन क्या होती है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ये सिंपल सी परिभाषा आप लिख सकते हैं। किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले नंबर ऑफ रिएजेंट ही क्या है? मॉलिक्यूलरिटी उस रिएक्शन के। ठीक, मान लो 2A से एक C बन रहा है, 2A के मिलने से एक C बन रहा, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? मॉलिक्यूलरिटी को यहाँ से कैपिटल M से दिखा दे, 2 हो गई। ठीक है प्यारे। एक मान लो एक A है, एक A से P प्रोडक्ट बन जाता है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। मान लो 2A और एक B मिलता है, तब C और D बनता है। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 रीजन, 2A के एक B के भाग ले रहा था, यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3 हो गई। जितने रिएजेंट हैं नंबर ऑफ रिएजेंट वही हो गई उसकी मॉलिक्यूलरिटी। सिंपल सा फंडा है। वहाँ पे आर्डर में ऐसा नहीं था, आर्डर में ये थोड़ी ना जितने ए हैं जितने भी हैं वही उसकी कोटि हो गई, ऐसा नहीं था ना, इसमें ऐसा है। क्लियर है? क्लियर है? इसीलिए एक शब्द और मिलता है इसकी डेफिनेशन में, प्राथमिक अभिक्रिया, एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है उन्हीं पर ये अप्लाई होती है। बात समझ में? मॉलिक्यूलरिटी किनकी होती है? जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। प्राथमिक अभिक्रिया एक स्टेप में होनी, जनरली एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन, ये चीज़ को नोट कर लेना, एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन ही, उसी पर ही ये आणविकता लागू होती है। अगर जो कई स्टेप में रिएक्शन होती है, बहुत सारी रिएक्शन पढ़ोगे तुम, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों में पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में ज़्यादा ही पढ़ोगे, वहाँ पे 2-2 3-3 स्टेप में रिएक्शन होगी। बात समझ में आ रही है? 2-2 3-3 स्टेप में होगी तो वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते अभिक्रिया की, एक ही स्टेप के लिए बताई जा सकती है ना आप मॉलिक्यूलरिटी। तो एक स्टेप के लिए कोलिजन थ्योरी में क्या होता है, जो रिएक्शन में 4-4 5-5 पार्टिसिपेट करते हैं रिएजेंट, 5-5 अभिकारक पार्टिसिपेट करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाते हैं, वो एक स्टेप वाली में नहीं होती है। बात समझ में आई? वो एक स्टेप में नहीं होती। हो सकता है पहले A B से टकराए तब कुछ दे, व C D से टकराए तब कुछ दे, तब पूरी रिएक्शन होगी जाके। बात समझ में आ रही है? तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाती, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं रह जाती। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो एक ही स्टेप में हो जाए, कई स्टेप में गए मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आणविकता नहीं होती है। क्लियर है? तो प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। प्राथमिक अभिक्रिया, प्राथमिक अभिक्रिया का मतलब समझ में आया? एक स्टेप में होने वाली, कई स्टेप में जा रही है तो उसका छोड़ दो, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन गई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब इनके जो जितने बताए हैं उनके यूनिमॉलिक्यूलर, ये सबको मोनोमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर वही चीज़ है। एक अणु का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अभी तो हमने ऐसे बता दिया, ये जर्नल वाला तुमको समझाने के लिए। इसका एग्जाम्पल लिख लो, अमोनियम नाइट्राइड का अपघटन। अमोनियम नाइट्राइड अपघटित होकर के नाइट्रोजन और यहाँ पे देखो वाटर बनता है। अच्छा, अपघटन होगा मतलब हीट वगैरह देनी पड़ेगी तभी ना अपघटित होगा। यहाँ पे क्या बनता है प्यारे? कितने H2 बन सकते हैं? H2 बनता है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, 2 बन सकते हैं, 4 हाइड्रोजन है ये, और N मिलकर क्या बनाएगा? N2 बनाएगा, N मिलकर क्या बनाएगा? N2 बनाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे देखो एक ही मॉलिक्यूल है ना यहाँ पे, तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या मोनोमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? O2F2 का अपघटन हो गया, O2F2 ऑक्सीजन, ये क्या देगा? ऑक्सीजन देगा, फ्लोरीन देगा। अच्छा, O2F2। क्लियर है? अब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस का होती हैं, द्वि अणुक वाली।
द्विअणुक वाली, जैसे कि HI का बटन, HIH2 प्लस I2 में टूटता है। बैलेंस करोगे यहाँ पे 2 लगाएंगे, मतलब दो अणु होंगे तभी H2 प्लस I2 बनेगा। तो यहाँ पे 2 H2 लगे, ये ना कहना एक ही H2 है, मतलब 2 H2 होंगे तभी ना ये अपक्रिया हो पाएगी, एक से नहीं होगी ये रिएक्शन। क्लियर है? ये नहीं कि एक लिखो यहाँ पे हाफ हाफ लगा दो, वैसा नहीं होगा। ठीक, हाँ। त्रिअणुक अपक्रिया क्या होगी? NO प्लस O2, NO प्लस O2 इक्वल टू NO2। त्रिअणुक क्या होगी? NO प्लस O2 इक्वल टू NO2। बैलेंस करना चाहो तो कर लो। ठीक है, ये एक है, ये एक, अभी दो ही हुए हैं ना प्यारे, 2 ही हुए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 का लगाओ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो गया, तो यहाँ 2 लगाओ, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 2 4 2 2 4 हो गया। तो 2 इसके भाग ले रहे हैं, एक इसका भाग ले रहा है, तो त्रिअणुक अपक्रिया हो गई, 3 अभिकारक भाग ले रहे हैं। क्लियर है? कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी होते हैं अपक्रिया की आणविकता को लेके। तो बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको अभी क्लियर कर दिए। शुरुआत में ही जितने बता रहे थे चीज़ें में, वो सारे फैक्ट भी थे उसके। ठीक है ना, वो सारे फैक्ट हैं, कोई नया फैक्ट तो नहीं है, उतना कर लो, हो जाएगा काम तुम्हारा। ठीक है, याद रखना एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही आणविकता हम बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले के लिए नहीं। इसके आधार पर 3 तरह की ही होती हैं, 4 तरह क्यों नहीं होते उसका रीजन मैंने दिया आपको। उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से मिलता है? कोलिजन थ्योरी से मिलता है। ठीक है, क्योंकि 4 रिएजेंट के आपस में टकराने पे एक इनिशियल वे में नहीं हो सकता है। अब दोनों को कंपेरिजन देख लेते हैं। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, अपक्रिया की आणविकता तथा कोट को, क्योंकि पूछ लेता है क्वेश्चन दोनों की अंतर से भी, कि अपक्रिया की आणविकता तथा कोट में अंतर क्या हो। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर बोलते हैं उसको। अच्छा, पहला, आणविकता किसी अपक्रिया में के एक पद में, किसी अपक्रिया के एक पद में, मतलब सिंगल स्टेप में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या होती है ना। एक ही स्टेप के लिए बता सकते हैं, 2-3 स्टेप के लिए, इसलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम आणविकता नहीं बता सकते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो एक स्टेप में होती है उसके लिए बता सकते हैं। क्लियर है? आणविकता क्या होती है? एक पद में या ये सिंगल स्टेप में भाग लेने वाले रिएजेंट जितने होते हैं वही क्या होती है? उसकी आणविकता होती है। कोट क्या होती है? कोट के पहले से आप जानते हैं, जो वेग समीकरण होता है, वेग समीकरण में जो अभिकारक की सांद्रता की घात होती है, वेग समीकरण में अभिकारक की सांद्रताओं की घात या घात का योग ही क्या होती है? कोट होती है ना। वेग समीकरण क्या होता था? रेट इक्वेशन क्या होता था कि कोई अभिकारक होता था, मान लो ए अभिकारक है, इसकी घात कितनी? x है। बी अभिकारक है, इसकी घात y है, तो x प्लस वाई ही क्या होगी? यही क्या होगी? ऑर्डर होगा। यही क्या होगा? तो यही तो बोल रहे हैं डिफिनीशन में, वेग समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता, ये अभिकारक की सांद्रता है, ये भी अभिकारक की सांद्रता है, इनकी घात का योग यानी कि सम ही क्या होगी? अभिक्रिया की कोट। क्लियर है? तो ये अलग है, ये चीज अलग है। क्लियर है? हम लिख नहीं रहे हैं, यही चीज चाहे तो लिखें, 10 घंटा लगेगा। हम बोलते हैं, आप वीडियो रोक सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे भी तुम नोट्स बना रहे हैं कि नोट्स नहीं बना रहे मेरे को नहीं पता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दूसरा स्टेप, आणविकता क्या होती है? आणविकता एक तरह का सैद्धांतिक मान होता है, सैद्धांतिक मान होता है, बात समझे? थ्योरिटिकल वैल्यू होती है। कोट क्या होती है? यह एक क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक मान होता है। यह क्या होता है? प्रायोगिक मान होता है। तो थोड़ा थोड़ा लिख सकता हूं ना मैं, प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान यह क्या होता है? सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान। क्लियर है?
अब ये कभी भी प्यारे, ये कभी भी जीरो नहीं होगी, मतलब जीरो रीजन से रिएक्शन तो होगी नहीं, तो जीरो कभी नहीं हो सकती, जीरो कभी नहीं हो सकती, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में भिन्न में कभी नहीं हो सकती, मतलब जीरो, ये इसको जीरो ही लिख देते हैं, जीरो नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, इसका मान कभी भी शून्य, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकता, हिंदी में इसे लिखेंगे, इसका मान कभी शून्य, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं हो सकता। क्लियर है, मतलब ये नहीं हो सकता, क्रॉस मतलब नहीं हो सकता। तो क्या होगा फिर, हमेशा धनात्मक होगा, एक पूर्णांक संख्या होगी, कोई फ्रैक्शन वाली नहीं होगी। 12 कोई कम से कम एक मॉलिक्यूल तो होगा ही होगा ना, एक होगा तो एक पूरा पूरा होगा, माइनस में थोड़ी ना जाएगा, भिन्न में थोड़ी ना जाएगा, दो होगा तो दो होगा पूरा पूरा। लेकिन कोड क्या होती है, कोड शून्य भी हो सकता है, माइनस भी हो, पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भिन्नात्मक भी हो सकता है ना। इसका मान शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य व भिन्नात्मक हो सकता है। क्लियर है ये चीज। चौथा पॉइंट, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक स्टेप के लिए आणविकता क्या होती है, अलग अलग होती है ना, हर स्टेप के लिए अलग अलग आणविकता हो जाएगी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, आणविकता के प्रत्येक पद की आणविकता अपनी होती है, अपनी अपनी होती है ना, प्रत्येक पद की, प्रत्येक स्टेप की अपनी अपनी अलग अलग होती। ठीक है, अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा ही अभिक्रिया की आणविकता हम बता सकते हैं, तो मैकेनिज्म में पता चलता है वो चीज। क्लियर है। इसकी बात वो हर स्टेप के लिए अलग हो लो, तो ये हर स्टेप के लिए वही होती है। अच्छा, वो चाहे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो चाहे जो रिएक्शन हो, हर स्टेप के लिए अब ऑर्डर वही होगा। ठीक, इसे भी कोई संतुलित अगर कोई बैलेंस रिएक्शन है उसके द्वारा नहीं बताया जा सकता है, इसे किसी बैलेंस रिएक्शन द्वारा नहीं बताया जा सकता है ना। इसको भी कभी कभी बैलेंस रिएक्शन द्वारा नहीं बताया जा सकता, ये दोनों में समानता है। इसको सर अभी तो बैलेंस कर रहे थे, जैसे HI हुआ, HI टूट रहा था H2 + I2 में, तो यहाँ 2 लगा रहे थे, तो यहाँ तो बैलेंस किया था। तो बैलेंस तो हम और तरीके से कर सकते हैं ना गधा, देखो यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे कर दिए 4, लो अभी बैलेंस है। देखो आँख खोल के देखो, बैलेंस तो हम और तरीके से कर सकते हैं, और संख्या बदल सकते हैं इसमें हम। बात समझ में, अब बताओगे, अब कह दो को आणविकता 4 हो गई तो इसकी आणविकता 2 ही होती। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से बैलेंस नहीं कर सकते तुम, तो बैलेंस करके नहीं बताया जा सकता। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो यहाँ तो आणविकता 4 हो गई, फिर कह दोगे 4, 2 ही होती है इसकी। अच्छा, क्लियर है, ये चीज़ें क्लियर हैं। तो ये दोनों में कंपेरिजन था। अच्छा, अब बुक देख लेता हूँ मैं, इसलिए ताकि कोई पॉइंट ना छूटे तुम्हारा, इसलिए हर चीज़ दिमाग में नहीं आ पाती ना एक टाइम पे। तो बुक खोल के रखते हैं सामने, बताए दे रहे हैं, लगभग सभी रखते हैं पर हम बताए दे रहे हैं। साइड में रखते हैं, ऐसे चले जाते हैं ऐसे। हाँ बताओ क्या होता है। हाँ तो इसका ये होता है, ये ऐसे कर लेते हैं टीचर, हम सामने ही रखते हैं, ऐसे देख लेते, तुमको लग जाता बुक देख रहे हैं सर, तो सभी करते हैं ऐसे। अच्छा, वही सबसे मिस्टेक होती है, तो देख लेते हैं पॉइंट, कोई छूट ना जाए, कोई रह ना जाए। आपका लॉस होगा, हमारा थोड़ी ना कुछ बिगड़ेगा। बाद में कमेंट करोगे सर ये तो बताया नहीं तुमने, है ना, तो ऐसे नहीं आ पाती चीज़। तो ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट पूरा ख़त्म हो गया, फिर आगे फिर देखेंगे जो होगा, उसके बाद वीडियो बनेगा। फिर ये आज इतना पढ़ लिया मैंने, काफ़ी है। अच्छा, ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर।